where government has to invest. नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज की इस अंक में हम बात करेंगे डीआरडीओ संस्थान द्वारा सीआरपीएफ के लिए विकसित बाइक एम्बुलेंस रक्षिता की। बताएंगे कैसे ड्रोन तकनीक में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना रहा है मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान का एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। डीआरडीओ की स्वदेशी बाइक एम्बुलेंस रक्षिता लॉन्च। नक्सली क्षेत्रों में सीआरपीएफ जवानों को पहुंचाएगी त्वरित चिकित्सा सहायता। संकरी शहरी गलियों में भी होगी कारगर। एनआईएफ द्वारा विकसित इनोवेशन पोर्टल की शुरुआत। पोर्टल पर उपलब्ध 1 लाख से ज्यादा नवाचारों का संग्रह विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और लघु उद्यमियों के लिए उपयोगी। देश का सबसे बड़ा 360 डिग्री शिप हैंडलिंग सिम्युलेटर शिप ऑपरेटरों के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधा के साथ देश की बंदरगाह विकास परियोजनाओं में होगा सहायक। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अग्रणी शैक्षणिक संस्थान MIT पिछले 7 दशकों से एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में देश को मजबूत बना रहा है मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान। हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने स्वदेशी बाइक एम्बुलेंस रक्षिता लॉन्च की। ये 2 पहिया दुर्घटना आकस्मिक वाहन खासकर नक्सली क्षेत्रों में जहां बड़े वाहन या एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल होता है, वहां सुरक्षा बलों को तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने में सहायक होगा। सुरक्षा बलों के अलावा ये बाइक एम्बुलेंस सड़क दुर्घटनाओं या संकरी गलियों वाली घनी बस्तियों में आम लोगों के लिए भी काफी कारगर होगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। हमारे अर्धसैनिक बल, खासकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आतंकवाद और नक्सली समस्या से सुरक्षा के लिए दुर्गम क्षेत्रों में घने जंगलों के बीच काम करते हैं, जहां कई बार उन्हें नक्सली हमलों और दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है और समय पर चिकित्सीय मदद न मिलने के चलते कई बार जान का नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए सीआरपीएफ की मांग पर डीआरडीओ ने रक्षिता नाम से एक बाइक एम्बुलेंस विकसित की है। हाल ही में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर दिल्ली में रक्षिता एम्बुलेंस सुरक्षा बल को सौंपी गई। जल्द ही ये मेक इन इंडिया बाइक एम्बुलेंस छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कार्यरत की जाएगी। सीआरपीएफ के साथ बातचीत में एक अहम विषय सामने आया कि दुर्गम क्षेत्रों से घायल सैनिकों को निकालने और नजदीकी चिकित्सा सेवा तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता है। हमने इसका समाधान देने के बारे में सोचना शुरू किया और उसी के फलस्वरूप हमने ये 2 पहिया वाहन दुर्घटना निकासी प्रणाली विकसित की। और जिस तरह भारत में महिलाएं 2 पहिया वाहन पर बैठती हैं, इस सीट के डिजाइन का विचार वहां से आया। रक्षिता का विकास भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नाभिकीय औषधि तथा संबद्ध विज्ञान संस्थान इनमास ने किया है। कई वर्षों के परीक्षण के बाद निर्मित इस समाधान में बाइक के पिछले हिस्से पर एक एडजस्टेबल कुर्सी को जोड़ा गया है, जो घायल को सुविधाजनक रूप से ले जा सके और चालक का भी संतुलन बना रहे। ये कुर्सी घायलों की स्थिति के अनुरूप व्यवस्थित की जा सकती है। मैकेनिज्म के अलावा घायलों के लिए सुरक्षा फीचर सहित इस बाइक एम्बुलेंस में आकस्मिक चिकित्सा के अन्य साधन जैसे फर्स्ट एड किट, ऑक्सीजन सिलेंडर और शारीरिक मानक मापक उपकरण लगाए गए हैं, ताकि परिवहन के दौरान घायल की स्थिति पर नजर रखी जा सके और ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले इन उपकरणों द्वारा नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक घायल की शारीरिक स्थिति की जानकारी को पहले ही पहुंचाया जा सकता है।
नॉर्मल जो दूसरी एम्बुलेंस बाइक्स हैं उनमें या तो साइड कार हैं या वो साथ में लेके चलती है, लेकिन ये बाइक का जो कैजुअलिटी इक्वेशन सीट है ये बाइक के ऊपर है, तो ये जितनी नॉर्मल बाइक को जगह चाहिए चलने के लिए उतनी ही स्पेस में निकल सकती है। और इस तरह से जो तंग गलियाँ हैं या तंग रोड हैं, जैसे हमारे दिल्ली के चांदनी चौक जैसे एरिया हैं, वहाँ पे सिविल पेशेंट्स को भी ले जाने में ये बहुत उपयोगी है। ये मार्क 1 है, इसके बाद हम इस पे और इम्प्रूवमेंट्स के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे कैनोपी वगैरह का डिज़ाइन सोच रहे हैं, और इसमें एयर लिफ्टिंग के भी अभी टेस्ट करने हैं, कुछ हेलीकॉप्टर से देखते हैं कितना इस पर लोड पड़ता है। रक्षिता घटनास्थल पर अन्य वाहनों की तुलना में कम समय में पहुंच सकती है। पैरामेडिकल में प्रशिक्षित चालक तुरंत घटनास्थल पर ही फर्स्ट एड देकर घायल को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचा सकते हैं। सुरक्षा बलों के अलावा रक्षिता अन्य आकस्मिक सेवाओं में भी काम आ सकती है, जहां भी बड़े वाहन या एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकते या उन्हें पहुंचने में देर हो सकती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, सड़क दुर्घटनाएं या फिर संकरी गलियों वाली बस्तियां। रक्षिता इन स्थितियों में भी आसानी से घायलों और रोगियों को त्वरित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में कारगर है। नवीन विचार और नवाचार प्रगति के आधार कहे जाते हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों भारत का पहला इनोवेशन पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान द्वारा विकसित ये पोर्टल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक कदम है। ये पोर्टल छात्रों, उद्यमियों और इंक्यूबेटर्स सहित आम लोगों को नवाचार के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएगा। एक रिपोर्ट। किसी भी देश की प्रगति के लिए नवाचार सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। यही नव प्रवर्तन के विचार राष्ट्र को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक इनोवेशन पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत द्वारा विकसित इस पोर्टल पर देश के आम लोगों से जमा किए गए 1 लाख से ज्यादा नवाचारों का संग्रह उपलब्ध कराया गया है। इन नवाचारों में इंजीनियरिंग, कृषि, पशु चिकित्सा, मानव स्वास्थ्य, औषधि जैसे जनजीवन से जुड़े नवीन विचार शामिल हैं। ये पोर्टल विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, सूक्ष्म से लेकर मध्यम वर्ग के उद्यमियों और आम लोगों के लिए एक संसाधन की तरह काम करेगा। This portal, which has at the moment description about 1,15,000 innovations, so anybody in the country, anywhere in the world, anybody from any section of the society, and for any subject. It's not about any particular subject, it is about any subject. It is about finding solutions to every problem, and it is about people from different walks of life. You can see their contribution on the portal. राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत यानी NIF का उद्देश्य है भारत को नवप्रवर्तनशील राष्ट्र बनाने के साथ इसके पारंपरिक ज्ञान की उपयोगिता का संवर्धन करना। इसके लिए पिछले 1 दशक से ज्यादा समय में DST के इस निकाय ने देश भर से 3,10,000 से ज्यादा विचारों को जमा किया, जिनमें आम या गैर प्रशिक्षित लोगों द्वारा स्थानीय समस्याओं के लिए विकसित किए गए समाधान शामिल हैं। NIF ने साबित किया है कि दूरदराज क्षेत्रों में मौजूद प्रतिभा भी देश को मजबूत बनाने की दिशा में बेहतर विकल्प दे सकती है। NIF इन नवाचारों को एक मंच प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करने और आर्थिक मदद से बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जो राष्ट्र निर्माण का आधार कहा जा सकता है। It is now a well established fact that the most important type of economy today is the ideas economy, and the innovation coefficient has become the most important coefficient that can solve most of our problems. It can give jobs and business opportunities, entrepreneurship opportunities to many people cutting across all spectrums for all the fields which actually require the innovative solutions.
राष्ट्रीय नवप्रवर्तन मंच यानी नेशनल इनोवेशन पोर्टल एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने में सहयोग करेगा जिसके द्वारा भारत की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के केंद्रित क्षेत्रों में नई संभावनाएं पैदा की जा सकें और देश के सतत विकास को सुनिश्चित किया जा सके। ये पोर्टल स्थानीय उद्यमिता को उभार कर उन्हें बाजार तक लाने में मदद करेगा। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं। क्या आप जानते हैं कि किस अधिनियम के तहत भारत में विकास परियोजनाओं के लिए अधिकांश भूमि अधिग्रहित की गई? आपके विकल्प हैं ए. भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, बी. रेलवे अधिनियम 1989, सी. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम सन 2005 और डी. RFCTLARR अधिनियम सन 2013। सही जवाब देखिए आज रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ज्ञान विज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश में बंदरगाह विकास परियोजनाओं और नौ संचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक अत्याधुनिक शिप हैंडलिंग सिम्युलेटर स्थापित किया गया है। IIT मद्रास के राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र में शुरू किया गया ये सिम्युलेटर अपनी तरह का पहला सबसे बड़ा सिम्युलेटर है। इस 360 डिग्री पूर्ण ब्रिज शिप सिम्युलेटर द्वारा जहाज ऑपरेटरों को अत्याधुनिक प्रशिक्षण देने के साथ ही देश में बेहतर बंदरगाह विकास परियोजनाओं को डिजाइन करने में भी सहायता मिलेगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारत उन राष्ट्रों में से एक है जिनके पास बड़ा तटीय क्षेत्र है, जहां मौजूद बंदरगाह हमारी प्रगति और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में बंदरगाह विकास, जलमार्ग और नौसंचालन पर अनुसंधान, उनका विकास जरूरी हो जाता है। इसी कड़ी में IIT मद्रास में स्थित राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र में एक 360 डिग्री फुल ब्रिज शिप सिम्युलेटर सुविधा स्थापित की गई है, जो बंदरगाह विकास परियोजनाओं, समुद्री परिवहन, अंतर्देशीय जलमार्ग और जहाज संचालन कुशलता अनुसंधान में सहायक होगा। ये अपनी तरह का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय स्वदेशी सिम्युलेटर है, जो जहाजों की दक्षता, तय स्थान पर शिप को लगाना और निकालना जैसी कार्य प्रणाली के साथ ऑपरेटरों को हर जटिल स्थिति में नौ संचालन और नियंत्रण का अभ्यास करने की क्षमता प्रदान करेगा। हम मंत्रालय के लिए उच्च तकनीकी समाधान उपलब्ध करा रहे हैं। ये 360 डिग्री पूर्ण ब्रिज सिम्युलेटर ऐसी ही एक गतिविधि है। इसके तहत हम सभी प्रमुख भारतीय बंदरगाहों के साथ छोटे बंदरगाहों के लिए नौ संचालन और सिमुलेशन अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में इस पूर्ण स्वदेशी और अभिनव सुविधा का विकास करना है, ताकि सभी बंदरगाह इस सुविधा का उपयोग व्यापक रूप से कर सकें। अन्य संबंधित अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का महासागर इंजीनियरिंग विभाग लंबे समय से नौ संचालन और तटीय प्रबंधन प्रौद्योगिकी में काम करता रहा है। साल 2018 में यहां अत्याधुनिक राष्ट्रीय बंदरगाह, जलमार्ग और तट प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। ये केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित कर बंदरगाह विकास और नौसंचालन प्रौद्योगिकी में मौजूदा और भविष्य की चुनौतियों के लिए राष्ट्र को तैयार करने का काम कर रहा है। अत्याधुनिक शिप हैंडलिंग सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ऐसी ही एक सुविधा है, जिसमें संचालन तकनीक के साथ साथ बंदरगाह क्षेत्र, कैट डेटा, जल गहराई मापन, ज्वार भाटा, हवा जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों की विस्तृत मॉडलिंग की गई है, जो इस क्षेत्र में व्यवहार्यता अध्ययन के लिए सभी जरूरी उपकरण उपलब्ध कराती है।
ये सुविधा में अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल नई दिल्ली सहयोगी है, जिनके साथ हम सभी प्रमुख और छोटे बंदरगाहों के लिए पोर्ट मॉडल विकसित करने में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोडायनेमिक मॉडल्स का अनुरूपण कर रहे हैं, जो बहुत ही अनोखे हैं, और यही कारण है कि ये दुनिया की अन्य सुविधाओं की तुलना में काफी अनूठी विश्व स्तरीय सुविधा है, जिसका उपयोग भारत के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय देशों में भी किया जा सकता है। जल्द ही इस सिमुलेटर के साथ उथले समुद्री मार्गों और बंदरगाहों के अध्ययन की सुविधा को भी जोड़ा जाएगा, जो अंतर्देशीय जल मार्गों में जहाजों को लाने ले जाने को बढ़ावा दे सकता है। इस सुविधा से देश में बेहतर प्रशिक्षित ऑपरेटर्स बढ़ेंगे, साथ ही बंदरगाहों का विकास कर इस उभरते क्षेत्र की संभावनाओं का इस्तेमाल कर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। भारत को एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बनाने के प्रयासों में देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान अहम भूमिका निभाते आए हैं। देश के ऐसे ही पुराने तकनीकी संस्थानों में से एक शैक्षणिक संस्थान है मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान। इस संस्थान ने देश को मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक दिए हैं। ज्ञान विज्ञान के साइंस टूर में आज हम आपको अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के अधीन इसी संस्थान का दौरा करा रहे हैं। चेन्नई स्थित मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान देश के प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी शैक्षणिक संस्थानों में से एक। 1949 में स्थापित इस संस्थान को 1978 में अन्ना विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया गया। MIT ने स्नातक स्तर पर देश में पहली बार एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पाठ्यक्रमों की शुरुआत की, जिसमें अब रबर और प्लास्टिक प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रौद्योगिकी जैसे पाठ्यक्रम भी जुड़ चुके हैं। पिछले 60 वर्षों से MIT एरोस्पेस जैसे अपने शुरुआती पाठ्यक्रमों में अग्रणी संस्थान बना हुआ है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संस्थान ने देश को डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक दिए हैं। MIT द्वारा लगातार इस क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा का विकास किया जा रहा है। संस्थान का एरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के साथ मिलकर कई परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। This particular college started aeronautical engineering. MIT ने 1949 से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा शुरू की थी, जिसके बाद 1971 से AR&DB से धनराशि मिलनी शुरू हुई और तब से ही छात्रों का चुनाव किया जा रहा है। हर साल लगभग 15 से 16 छात्रों को उनके पिछले पाठ्यक्रम में प्रदर्शन के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती रही है और उन्हें DRDO में ले लिया गया, यानी पहले छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई और बाद में प्लेसमेंट भी। सेंटर फॉर एरोस्पेस रिसर्च यानी वांतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत पिछले 2 दशक से MIT ने मानव रहित विमानों के क्षेत्र में भी कई स्वदेशी तकनीकों का विकास किया है। खुद मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने MIT की प्रतिभा का प्रदर्शन देखा और सराहा था। 2020 में यहाँ के एडवांस्ड UAV सेंटर को भी डॉक्टर कलाम का नाम दे दिया गया। MIT ने इस ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं और देश को विभिन्न UAV प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाया है। MIT का ये केंद्र रक्षा क्षेत्र से लेकर कृषि और अन्य क्षेत्रों में उपयोग के लिए विभिन्न विश्व स्तरीय ड्रोन विकसित कर चुका है। पिछले 5 वर्षों से हम मुख्य रूप से मानव रहित हवाई वाहनों के कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण तमिलनाडु सरकार द्वारा दिया गया फंड, जिसके आधार पर हमने सामाजिक अनुप्रयोगों, मुख्य रूप से कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचों के मूल्यांकन और पुलिस बलों के लिए निगरानी UAV विकसित किए हैं। हमने लगभग 6 से 7 प्रकार के UAV विकसित किए हैं। बाजार में उपलब्ध अधिकांश UAV सिर्फ बैटरी संचालित हैं, जिनकी उड़ान सीमित होती है।
इसीलिए बुनियादी शोध के रूप में हमने इंजन सीआर विकसित किया है। Basic research we have developed engines here. मद्रास प्रौद्योगिकी संस्थान, जहां देश के युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य बनाने का अवसर प्रदान करता है, वहीं अपनी अनुसंधान सुविधाओं द्वारा इसरो, डीआरडीओ जैसी संस्थाओं को नवीन तकनीकी विकास में भी सहयोग कर रहा है और देश को विभिन्न क्षेत्रों में सक्षम बनाने का काम कर रहा है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, जल्द वापस लौटते हैं। जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और लेखक, देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, राजा जी के नाम से मशहूर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तमिलनाडु के थोरापल्ली गांव में 10 दिसंबर 1878 को जन्म। शुरुआती पढ़ाई होसूर, बंगलुरु में। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से कानून की पढ़ाई। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ। कांग्रेस से अलग हुए और स्वतंत्र पार्टी बनाई। मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रमुख, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, गृह मंत्री और तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। 1954 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। 1958 में चक्रवर्ती थिरुमगन रामायण कथा के लिए तमिल साहित्य अकादमी पुरस्कार। 25 दिसंबर 1972 को मद्रास में निधन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों की जानकारी। हाल ही में जारी नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को शीर्ष 3 स्थान प्राप्त हुए हैं। वहीं तेलंगाना और केरल को चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया है। नीति आयोग द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तर्ज पर भारत नवाचार सूचकांक को विकसित किया गया है, जिसमें नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों और उनके प्रदर्शन के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान दिया जाता है। इस सूचकांक का मकसद इस क्षेत्र में राज्यों की ताकत और कमजोरियों का पता लगाकर उन्हें इस दिशा में मजबूती लाने के लिए प्रेरित करना है। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहे कर्नाटक को वेंचर कैपिटल सौदों, पंजीकृत भौगोलिक संकेतक और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी निर्यात के चलते ये दर्जा मिला है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक जल्द ही गर्म मौसम में उगने वाले गेहूं की किस्म विकसित करने की तैयारी कर रहे हैं। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर में कार्यरत इंस्पायर के वैज्ञानिक डॉक्टर विजय गहलोत आनुवांशिक रूप से संवर्धित गेहूं की ऐसी किस्म की संभावनाएं तलाश रहे हैं जो गर्म मौसम को सह सके, लेकिन उसके डीएनए क्रम में कोई मूल बदलाव ना हो। इसके लिए नई गेहूं के किस्म में दाने आने के विभिन्न चरणों के दौरान डीएनए मिथाइलेशन की भूमिका का अध्ययन किया जाएगा। मिथाइलेशन प्रक्रिया एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें मिथाइल समूहों को डीएनए के अणुओं के साथ जोड़ा जाता है। डॉक्टर विजय का यह अध्ययन हाल ही में जेनोमिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया। अप्रैल माह से हो सकती है अंतरिक्ष पर्यटन की शुरुआत। अमेरिका की कंपनी ब्लू ओरिजिन के मुताबिक उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान न्यू शेफर्ड फ्यूचर स्पेस टूरिज्म रॉकेट का 14वां परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है और अब इसी साल अप्रैल से पर्यटकों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना पर अमल किया जा सकता है।
आपको बता दें, ब्लू ओरिजिन एक निजी कंपनी है जो स्पेस टूरिज्म की परियोजना पर काम कर रही है, जिसमें पर्यटकों को पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ले जाकर माइक्रोग्रेविटी का अनुभव कराया जाता है। 2019 में हुए करार के तहत ब्लू ओरिजिन नासा की प्रक्षेपण केंद्र का उपयोग कर रही है और बहुत कम कीमत में लोगों को अंतरिक्ष पर्यटन की सुविधा देने की संभावनाओं को तलाश रही है। इजराइल के तल अवीव विश्वविद्यालय और शमीर मेडिकल सेंटर के नए अध्ययन से संकेत मिला है कि हाइपरबेरिक ऑक्सीजन उपचार रक्त कोशिकाओं की उम्र को रोक सकता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को उलट सकता है। शोधकर्ताओं ने अध्ययन के दौरान देखा कि एक दबाव कक्ष में उच्च दाब वाले ऑक्सीजन के साथ उपचार की अनूठी पद्धति उम्र बढ़ने और इसकी बीमारियों से जुड़ी दो प्रमुख प्रक्रियाओं यानी टेलोमियर्स की कमी और शरीर में कोशिकाओं की खराबी को उलट सकता है। इस अध्ययन में प्रतिभागियों के रक्त नमूनों से प्राप्त डीएनए की जांच की गई, जिसमें गुणसूत्रों के सिरों पर टेलोमियर्स की लंबाई 38% की बढ़त और बूढ़ी हो रही कोशिकाओं में 37% की कमी पाई गई। यही वो कारक है जो मानव में बढ़ती उम्र के प्रभावों को उजागर करते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत बायोटेक एक और वैक्सीन लाने जा रहा है। नाक के द्वारा दी जाने वाली इस वैक्सीन को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा पहले चरण के चिकित्सीय परीक्षण की अनुमति मिल गई है। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जा रही ये इंटरनेजल एंटीटोड वैक्सीन एक खुराक में कोरोना से बचाव करेगी। इस वैक्सीन को नाक द्वारा दी जाने वाली संक्रमण रोधी दवा कहा जा सकता है। भारत बायोटेक के मुताबिक वैक्सीन के पहले चरण के क्लिनिकल परीक्षण इस साल फरवरी-मार्च तक शुरू किया जा सकता है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।